हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, हम लोग कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की सीरीज कर रहे हैं और आज हम लोग हमारे न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है आपका यहाँ पर AS9। अब AS9 किसके बारे में बात करते हैं? रिवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में, कि किस तरीके से हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अब रिवेन्यू हमारा कहाँ जाता है? प्रॉफिट या लॉस में जाता है ना। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स जो हम बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं, तो यहाँ पर ये बात होती है कि अब जो हमारे पास रेवेन्यू है वो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज से आना चाहिए, तभी हम रिकॉग्नाइज करेंगे और कब हम इसे रिकॉग्नाइज नहीं करने वाले। अब आपको पता है, यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसके कोर ऑपरेशंस होते हैं बहुत बार कि वो गुड्स को बेचती है ना, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे एडटेक है या फिर आपकी कोई आईटी कंपनी है तो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। या फिर यहाँ पर मान लो आपके जो रिसोर्सेज हैं उन्हें कोई और यूज कर रहा है, जैसे आपकी रॉयल्टी थी, है ना। और आपकी रॉयल्टीज आपको मिलेंगी, क्यों मिलेंगी? क्योंकि आपने यहाँ पर कोई भी बुक बट लिखी, एक एग्जाम्पल के तौर पर। अब वो बुक जो है वो कोई और बेच रहा है तो उसमें आपका भी हिस्सा है, क्योंकि आपने उस एसेट को बनाया है। या फिर यहाँ पर आपने किसी को लोन दिया है तो इंटरेस्ट अर्न करोगे, या कुछ शेयर्स आपने परचेज किए हैं। तो हमारा ये जो स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, इन सभी चीजों के साथ डील करता है। तो ये स्टैंडर्ड आपका मैंडेटरी रहेगा सभी एंटरप्राइजेस के लिए। अब बात करते हैं इसके स्कोप की। तो जो स्टैंडर्ड है, ये यहाँ पर किस चीज के साथ डील नहीं कर रहा? सबसे पहले तो ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ में डील नहीं कर रहा। अब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ में ये क्यों नहीं डील कर रहा? क्योंकि ये किसी और कॉन्ट्रैक्ट के, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर कवर हो रहे होते हैं। कौन सा है हमारा यहाँ पर जिसके अंडर हम क्या कवर कर रहे हैं? हमारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर करते हैं। बताओ कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? यस, यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है वो आपका किसके साथ डील करेगा? ये आपका डील करेगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ में। फिर यहाँ पर कोई भी रिवेन्यू अगर आपका हायर परचेज या फिर लीज एग्रीमेंट, जैसे यहाँ पर सेल एंड बाई बैक लीज हो आपकी, या फिर यहाँ पर आपके पास लीज बैक, सॉरी, तो इस तरह की लीज एग्रीमेंट जो होती हैं, उससे अगर कोई रिवेन्यू आपका आ रहा है तो वो भी आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हो। गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट्स प्रोवाइड करी हैं जिसको आप यहाँ पर अपने प्रोसेसेस में यूज कर रहे हो, या कोई सब्सिडीज दी हैं, तो उनको भी आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। इसके अलावा अगर इंश्योरेंस कंपनी से आपको कुछ अमाउंट मिलता है, जो आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से मिल रहा है, तो उसको भी आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हो। ठीक है। अच्छा, लीज की अगर मैं बात करूं तो लीजेस जो हैं वो आपकी अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर हो रही हैं, है ना। तो कौन सा होता है वो होता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। अब रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो ये समझो, जब इनफ्लो हो रहा है कैश का, इनफ्लो कब होता है कैश का? जब आपको इनकम मिल रही होती है, ठीक है। तो इनकम आपकी यहाँ पर आएगी। रिसीवेबल्स हो सकते हैं कि भाई आपने यहाँ पर सामान बेचा, आपने बिल बनाया, अब उसके थ्रू आपको पेमेंट मिल जाएगी कुछ समय के अंदर। या फिर यहाँ पर कुछ भी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आपने कंडक्ट की हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका काम है कॉटन बेचना, तो आपने कॉटन बेच दिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी हैं, या फिर कुछ और ऐसे रिसोर्सेज है जो कि आपको इंटरेस्ट, रॉयल्टीज या फिर डिविडेंड अर्न कर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो रिवेन्यू आपके पास सेल ऑफ गुड्स से आ सकता है, सर्विसेज प्रोवाइड करने से, या फिर यहाँ पर आपके जो रिसोर्सेज है वो कोई और यूज कर रहा है जिस पर आप एक इनकम जनरेट कर रहे हो। अब कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं जो डेफिनेशन में नहीं आते हैं आपके रेवेन्यू के, तो वो कौन से होंगे? मान लो यहाँ पर आपने कोई भी अपनी मशीन बेची, ठीक है। अब जब मशीन आपने बेची है उससे अगर आपको कुछ गेन्स हो रहे हैं, ठीक है, उससे होने वाले गेम्स को आप क्या कर रहे हो? उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हो। तो जैसे आपने यहाँ पर कोई मशीन बेच दी, फिक्स एसेट को यहाँ पर आपने डिस्पोज किया, या अनरियलाइज गेन्स है यहाँ पर जब आप कोई नॉन करेंट एसेट को होल्ड कर कर रख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एप्रिसिएशन हुआ इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लैंड आपके पास थी, उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसकी वैल्यू बढ़ने से यहाँ पर आपके पास में कुछ ना कुछ गेन रहेगा, ठीक है।
तो वो भी आप यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं। इसके बाद में जब यहाँ पर डिस्चार्ज होगा किसी ऑब्लिगेशन का एट लेस देन इट्स कैरिंग अमाउंट, मान लो आपको यहाँ पर किसी को 50,000 रुपए देने थे, ठीक है, लेकिन आपने केवल यहाँ पर 45,000 रुपीज दिए, उन्होंने बोला 5,000 रुपए का हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैरिंग अमाउंट थी वो आपकी कितनी थी, 50,000 रुपए थी, लेकिन आपने यहाँ पर इस ऑब्लिगेशन को 5,000 रुपए कम में कर दिया, तो ये भी आपके लिए गेन हुआ। लेकिन यहाँ पर आप क्या देखोगे कि रियलाइज जो किए हैं आपने गेन्स, वो आप इंक्लूड नहीं करते हो रेवेन्यू की डेफिनेशन में। इसके अलावा कोई भी अनरियलाइज्ड गेन्स हैं जो कि यहाँ पर रीस्टेटमेंट आपने करी जब अपनी कैरिंग अमाउंट की ऑब्लिगेशन की, ठीक है, आपको अभी रियलाइज नहीं हुआ है, आपने डिस्चार्ज नहीं किया, तो आपको यहाँ पर वो भी नहीं लेकर जाना। या फिर रियलाइज्ड या अनरियलाइज्ड गेन्स जो कि रिजल्ट करेंगे फ्रॉम चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। अब क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स वाला हमने कल की क्लास में पढ़ा था हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में, तो हम वहां पर कवर करते हैं सारी चीज को कि किस तरीके से हमें इसे लेकर जाना है। तो यहाँ पर वो भी हम अपने रेवेन्यू में कंसीडर कर नहीं चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और चीजें हैं कि अगर मान लो आपकी एक एजेंसी रिलेशनशिप है, तो जो रेवेन्यू है, ठीक है, अब यहाँ पर कमीशन जो होगा, अमाउंट ऑफ कमीशन, ग्रॉस इनफ्लो नहीं कैश का, या फिर रिसीवेबल्स या अदर कंसिडरेशंस जो हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पर नहीं लेकर चल रहे, हम क्या कर रहे हैं, जो कमीशन हमें मिल रहा है, मतलब ए ने सामान बेचना था बी को, अब यहाँ पर बी जो पार्टी है उसे कौन लेकर आया, सी लेकर आया था, ठीक है, तो सी यहाँ पर एक एजेंसी हो गया। तो सी को आप क्या कर रहे हो, अब सी के थ्रू यहाँ पर जो सामान जा रहा है, तो सी यहाँ पर केवल अपना कमीशन रिकॉग्नाइज करेगा एज रेवेन्यू, ना कि वो पूरा अमाउंट जो बी ए को पे करने वाला है। इसके अलावा अगर मान लो आपके पास में कोई ट्रेड डिस्काउंट्स मिलते हैं या फिर वॉल्यूम रिबेट्स आपको मिल रही हैं, तो वो भी आप डेफिनेशन और रेवेन्यू में नहीं लेकर जाते हो। रिबेट कब मिलती है, जब आप यहाँ पर बिल्स जो हैं वो ऑन टाइम या फिर टाइम से पहले ही दे देते हो, ठीक है, तो रिबेट्स मिल जाती हैं या ट्रेड डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, इनको भी आपको डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू में नहीं लेकर जाना। क्यों नहीं लेकर जाना है, क्योंकि आप यहाँ पर कॉस्ट, अगर आप जब इनिशियल रिकॉग्निशन कर रहे हो कॉस्ट पर कर रहे हो, जिस कॉस्ट पर आपने इसको सामान को खरीदा है, तो इसी वजह से यहाँ पर कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। तो ट्रेड डिस्काउंट्स और वॉल्यूम रिबेट्स जो हैं वो हमारे डिडक्ट होते हैं जब हम रेवेन्यू को डिटरमिन करेंगे, ठीक है। अगर रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो है वो हमारा टाइमिंग के अकॉर्डिंग है कि भाई यहाँ पर रिकॉग्निशन जो हो रहा है रेवेन्यू का प्रॉफिट ऑफ लॉस या फिर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो यहाँ पर इसकी टाइमिंग हमें देखनी होती है। अगर यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो है वो डिटरमिन होगा किसी भी दो पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं ट्रांजेक्शन में उनके थ्रू, तो यहाँ पर ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर भाई यूजुअली जैसे भी आप दोनों पार्टीज हैं, ए ने सामान खरीदा, बी ने जो है क्या वो सामान बेसिकली बेच दिया और ए ने पैसे दे दिए। अब बी को पता है कि उसने जो सामान बेचा है ए को, तो ए पक्का पक्का पैसा दे देगा, तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो कि यहाँ पर आपको ये पैसा मिल पाएगा, राइट, आपको लगता है कि ए यहाँ पर माइट बी आपको पैसे नहीं दे पाएगा या फिर यहाँ पर कुछ अनसर्टेनिटीज आपको लग रही हैं, तो फिर आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं करते हो। अब बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स की। तो सेल ऑफ गुड्स में क्या आता है, जब आपके सेल ट्रांजेक्शन जो हैं वो यहाँ पर, ठीक है, उनको हमें कब रिकॉग्नाइज करना है, जब परफॉर्मेंसेस हमारी सेटिस्फाइड हैं, हमें यहाँ पर पता है कि हम यहाँ पर अल्टीमेट कलेक्शन कर ही लेंगे, हमारे पास पैसा डेफिनेटली आ जाएगा, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि ए जो है वो बी को पैसा नहीं देगा। अगर यहाँ पर जब हम क्लेम रेस कर रहे हैं, ठीक है, और हम देखते हैं कि भाई कुछ तो ऐसा हो रहा है सिचुएशन जिसकी वजह से हमें रेवेन्यू कलेक्शन में देरी हो रही है, तो हमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन को पोस्टपोन करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो किसी वजह से ए ने जो है क्या आपको पैसा नहीं दिया, ए यहाँ पर लग नहीं रहा कि पैसा देगा, तो ऐसी सिचुएशन में रेवेन्यू रिकॉग्निशन को भी हम पोस्टपोन करते चले जाते हैं।
अब परफॉर्मेंस जो होती है वो यहाँ पर हमारी कैसे हम अचीव करते हैं या रिगार्ड करते हैं उसको, कि भाई कुछ ऐसी कंडीशंस है जो हमारी मीट होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो सेलर है गुड्स का, ठीक है, वो यहाँ पर बायर को क्या करेगा, गुड्स जो है वो ट्रांसफर कर देता है, बायर के यहाँ तक पहुंचा देता है, ठीक है। इसके बाद में जितने भी सिग्निफिकेंट रिस्क और रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड हैं हमारे पास इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, वो भी हमारे यहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर 6 महीने के बाद एक्सपायरी आएगी, राइट, और 7 महीने के बाद में पेमेंट की जाएगी। तो अब 6 महीने के बाद एक्सपायरी आएगी, 6 महीने में बायर यहाँ पर गुड्स बेच पाता है या नहीं बेच पाता, ये यहाँ पर बायर के ऊपर है, ना कि आपके ऊपर। तो रिस्क आपके पास से ट्रांसफर जब हो जा रहा है, और सेलर जो है उसका अब कोई भी खास कंट्रोल नहीं बचा है जो गुड्स उसने ट्रांसफर करी है, ठीक है। अगर हम ओनरशिप की बात करें तो फिर दूसरा कंडीशन क्या है यहाँ पर, कि कोई भी सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी नहीं है कि हमें जो अमाउंट है वो उतना नहीं मिलेगा जितना कि हमें मिलना चाहिए इन गुड्स को बेचकर, राइट। तो अच्छा, अब जब हम गुड्स और सर्विसेज सेल करते हैं तो यहाँ पर आपकी ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन तो तीनों लगती हैं, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा कंडीशन है जो आपकी सर्विसेज के साथ में एसोसिएटेड होती है। वो क्या है, मान लो हमें किसी को सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब वो सर्विस का उतना ही यहाँ पर मान लो, ऐसा समझो कि मुझे आपको 5 क्लासेस प्रोवाइड करनी है पेड, ठीक है। अब ये सर्विस हो गई, मैंने यहाँ पर अभी तक आपको एक भी क्लास प्रोवाइड नहीं की है, और यहाँ पर फिर जो रिवेन्यू रिकॉग्निशन है उसे मैं नहीं दिखाऊंगी। मैं उसे कब दिखाऊंगी, जब मैं उसे किसी एक बेसिकली अमाउंट तक मेजर कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक क्लास या फिर आपको 2 से 3 क्लासेस प्रोवाइड कर दी हैं, तो मैं एक्चुअली ये दिखा पाऊँ कि भाई 50% सर्विस जा चुकी है या 75% जा चुकी है, तो हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज हम सर्विसेज में रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो सर्विस ट्रांजेक्शन है उससे जो हमें रिवेन्यू हो रहा है उसको भी हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, प्रपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड है और कंप्लीट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड रहता है। जैसे कि कितना परसेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गई सर्विस, 50% हो गई तो उतना ही रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, या फिर यहाँ पर कंप्लीट सर्विस हमने प्रोवाइड कर दी। अब उससे पहले, समझने से पहले ना एक चीज और समझो, मान लो कि यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी की बात हो रही है, अगर ये अनसर्टेनिटी आपकी आ रही है तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन को हमें पोस्टपोन करना है, राइट। मान लो अब यहाँ पर रिवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज कर लिया और जो अनसर्टेनिटी है वो आपकी बाद में अराइज होगी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, आपने पहले तो एक ही कंडीशन बहुत अच्छी थी, सारे सब चीजें सही थी, आपको लगा पैसा मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन डेट आई पैसे देने की तब तक एक ही कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई, तो अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट हो गई। ऐसी सिचुएशन में आप प्रोविजन बना देते हो, और प्रोविजन बनाकर आप क्या करोगे, यहाँ पर रिवेन्यू को यहाँ पर क्या कर रहे हो, रिवेन्यू को यहाँ पर रिवर्स ना कर यहाँ पर बेसिकली एक प्रोविजन अलग से बना रहे हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं प्रपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड की। तो जैसा मैंने अभी बताया आपको कि हम मेजर कर पाए सर्विस हमने कितनी प्रोवाइड की है, तो यहाँ पर रिवेन्यू जो है वो हमारे प्रपोर्शनेट रहेगा कि कितनी हमने सर्विस कंप्लीट कर दी है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो एक से ज्यादा एक्ट आपका एग्जीक्यूट करवाता है, तो रिवेन्यू हम प्रपोर्शनेटली लेते हैं विद रेफरेंस टू कि कितना हमारा परफॉर्मेंस हुआ है हर एक एक्ट का। कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिवेन्यू जो है वो हम केवल तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब सर्विसेज जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं या फिर सब्सटेंशियली कंप्लीट हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल 90% सर्विसेज मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, 4 क्लासेस मैंने प्रोवाइड कर दी, एक रह गई, तो यहाँ पर मैं रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन जो होता है वो किसी एक सिंगल एक्ट का हो रहा है, जैसे मशीन को इंस्टॉल करना या फिर रिपेयर सर्विसेज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट यहाँ पर इनकम अगर आपको अदर सोर्सेज से आ रही है, जैसे इंटरेस्ट से, रॉयल्टी से या फिर डिविडेंड से, तो अगर इंटरेस्ट से आ रही है तो आपने अपने कैश रिसोर्सेज को यहाँ पर यूज किया होगा या अमाउंट्स को, जो कि दूसरी एंटरप्राइजेस जो हैं वो यहाँ पर आपकी यूज कर रही हैं, ठीक है। तो रिवेन्यू आपका टाइम प्रपोर्शन बेसिस के अकॉर्डिंग आएगा,
टेकिंग की कितना अमाउंट यहाँ पर आपका आउटस्टैंडिंग है और क्या रेट एप्लीकेबल है, राइट। तो हो सकता है एनुअल इंटरेस्ट पे किया जाता हो जो कि एंड ऑफ द ईयर में किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किस हिसाब से करोगे कि क्या रेट है और कितना रेंट आप सॉरी इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग है। रॉयल्टीज की बात करें तो यहाँ पर अब आपके पास में कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जैसे नो हाउ, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स हो गई। तो हमने इन एसेट्स को कोई और यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बुक लिखी और वो बुक यहाँ पर मैकमिलन यूज कर रहा है, तो आपको अब मैकमिलन क्या कर रहा है, मुझे रॉयल्टी देगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें रॉयल्टी मिल रही है, तो रिवेन्यू हमारा अक्रूवल बेसिस पर जाता है एंड यहाँ पर जो भी रेलिवेंट एग्रीमेंट है उसको हम बेसिकली फॉलो करेंगे। डिविडेंड्स की बात करें तो डिविडेंड क्या होते हैं कि मैंने कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की थी एंड वो कंपनी अब मुझे डिविडेंड पे करेगी। तो रिवेन्यू हमें केवल तभी मिलेगा जब ओनर की राइट यहाँ पर की पेमेंट जो है वो स्टैब्लिश होगी, ठीक है। जब कंपनी यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, हो सकता है कंपनी इस साल डिविडेंड डिक्लेयर ही ना करे, तो फिर मेरी कोई राइट नहीं बनती। तो यहाँ पर रिवेन्यू जो है अराइज हो रहा है फ्रॉम द यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टीज एंड डिविडेंड्स शुड ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड जब कोई भी सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी नहीं है और यहाँ पर आप मेजर कर सकते हो या फिर कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अपने पास में रिवेन्यू रिकॉग्निशन में तीन चीज सिचुएशन है, गुड्स, सर्विसेज और यहाँ पर आपका जो रॉयल्टीज, इंटरेस्ट या डिविडेंड्स है, बेसिकली आपके जो रिसोर्सेज हैं वो दूसरी एंटरप्राइजेस यूज कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब सेलर ने ट्रांसफर कर दी है प्रॉपर्टी टू द बायर, जो भी एसेट है, तो यहाँ पर हम इसको कंसिडरेशन में लेंगे और सिग्निफिकेंट रिस्क या रिवॉर्ड्स जो भी एसोसिएटेड है वो भी हमारे बायर के पास चले गए। यहाँ पर दो मेथड्स है, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड की कितना परसेंट काम हुआ है उतना हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया, या फिर कंप्लीटेड सर्विस मेथड। परफॉर्मेंस में आपका क्या आएगा यहाँ पर कि एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन एक्ट एंड यहाँ पर जो है आपके पास में एग्जीक्यूशन ऑफ अ सिंगल एक्ट। प्रैक्टिकली रेवेन्यू जो है यहाँ पर वो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस से यूज हो रहा है एंड यहाँ पर कि फाइनल एक्ट आपका कितना कंप्लीट हुआ होगा। रॉयल्टीज में रेवेन्यू जो है वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स होगा कि भाई क्या एग्रीमेंट्स है यहाँ पर आपको हर साल मिलेगा, 5 साल में मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट। इंटरेस्ट में आपका टाइम बेसिस के अकॉर्डिंग जाओगे और डिविडेंड्स में जब राइट टू रिसीव द प्रॉफिट और रिसीव दैट अमाउंट और रेवेन्यू आपका स्टैब्लिश हो जाता है। अब अगर अनसर्टेनिटीज है तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, तो यहाँ पर जब एबिलिटी है कि हम अल्टीमेट कलेक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी लैक कर रहे हैं, ठीक है, जब हमारा क्लेम आने का टाइम हुआ है तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन को पोस्टपोन कर देंगे। बेसिकली इतनी सी बात है कि आपने यहाँ पर देखा कि माइट भी मुझे पैसा ना मिल पाए, है ना। मान लो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया और सारे ट्रेड रिलेशंस जो है वो खत्म हो गए पाकिस्तान के साथ और इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ था पाकिस्तान की तरफ। अब आपको पता है पैसा मिलना बहुत मुश्किल है, तो अनसर्टेनिटी अराइज हो गई तो पोस्टपोन कर दोगे। अगर अनसर्टेनिटी जो है वो कलेक्टेबिलिटी के टाइम पर अराइज हो रही है, जब यहाँ पर टाइम ऑफ सेल या फिर रेंडरिंग सर्विसेज जो हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक अलग से प्रोविजन बना लोगे कि भाई यहाँ पर कलेक्शन के टाइम पर हुआ, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था और 7 मई को हमें यहाँ पर पैसा मिलना था और उसी दिन वॉर वाली सिचुएशन हो गई, तो ऐसे में हमने क्या करना है, प्रोविजन बना लेना है, ठीक। अब एक असेंशियल क्राइटेरिया यहाँ पर क्या रहता है कि आप यहाँ पर जो भी रिसीवेबल्स हैं आपके गुड्स के या फिर सर्विसेज के या फिर आपके अदर रिसोर्सेज के, ठीक है, उनका कंसिडरेशन जो है वो कैसे कर रहे हो कि किस तरह के आपके रिसीवेबल्स हैं। जब कंसिडरेशन जो है वो डिटरमाइन आप नहीं कर सकते हो रीजनेबल लिमिट्स में, तो रिवेन्यू के रिकॉग्निशन को भी आप पोस्टपोन कर दो कि रिवेन्यू आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हो। तो एंटरप्राइजेस को ऐसे सर्कमस्टांसेस डिस्क्लोज करने पड़ते हैं जिसमें रिवेन्यू रिकॉग्निशन को उन्हें पोस्टपोन करना पड़ा है और यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर आपका कैसे देखने के लिए मिल रहा है, सिग्निफिकेंट सर्टेनिटीज के साथ में देखने के लिए मिल रहा है। आगे समझ में इतना। अब कुछ अलग अलग केसेस होते हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन के। सबसे पहले है कि अगर हमें सेल करनी है हमारी गुड्स की, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारी जो डिलीवरी है वो डिले हो जाती है, क्यों, क्योंकि बायर की रिक्वेस्ट आई थी और बायर ने यहाँ पर टाइटल ले लिया है और बिल जो हमने बनाया वो एक्सेप्ट कर लिया।
हमारे पास से गुड्स नहीं गए हैं, लेकिन बिल हमारे पास से चला गया है और एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में रेवेन्यू को हम क्या करेंगे, जब हमारी सेल हुई थी उसी टाइम पर हम इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, है ना। और यहाँ पर हमारे पास में आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई हमारी गुड्स जो है वो तो हम डिलीवरी कर लेंगे। इसके बाद में गुड्स जो हैं वो यहाँ पर इंस्टॉलेशन या इंस्पेक्शन से सब्जेक्टेड है, कि आपने कोई मशीन भेजी जिसको आपको इंस्टॉल भी करवाना है, या फिर यहाँ पर इंस्पेक्शन होगा गुड्स जो आपने भेजी है कि सेम क्वालिटी है या नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, इसमें आपके दो केसेस हैं। पहला केस क्या होगा कि मान लो यहाँ पर आपका जो बेसिकली रेवेन्यू है वो आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे जब तक कि जो गुड्स हैं उनका इंस्पेक्शन अच्छे से नहीं हो जाता है, या फिर डिलीवरी के बाद में इंस्टॉलेशन वगैरह का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, राइट। अगर मान लो यहाँ पर कोई ऐसा आपका सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में आपने ऑनलाइन सैमसंग का फ्रिज खरीदा, ठीक। जब आपने फ्रिज खरीदा तो सैमसंग वालों ने बोला कि यहाँ पर हमारी एक पर्सन आएंगे और वो आपका सारा चीजें चेक कर कर बता कर जाएंगे। एंड अगर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, प्रोसेस बहुत आसान है, तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एज एन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आप अपना रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। कब कर रहे हो, जब यहाँ पर प्रोसेस जो है इंस्टॉलेशन का, इंस्पेक्शन का, वो बहुत सिंपल है। तो रिवेन्यू को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं नॉर्मली जब तक कि कस्टमर एक्सेप्ट नहीं कर ले डिलीवरी को, इंस्टॉलेशन और इंस्पेक्शन कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन अगर इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है तो यहाँ पर ये सही रहेगा कि हम इस रिकॉग्नाइज कर लें सेल को, ठीक है। और यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो है इवन दो कंप्लीट नहीं हुआ तो भी हमें कोई इशू नहीं आएगा। और यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल किसका दे रखा है कि इंस्टॉलेशन होगी फैक्ट्री टेस्टेड टेलीविजन रिसीवर की। तो यहाँ पर आपको केवल अनपैकिंग करनी है और पावर और एंटीनास को कनेक्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर सेल हो रही है गुड्स की अगर अप्रूवल बेसिस पर, ठीक है, तो यहाँ पर रिवेन्यू को हम तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब हमारे पास में जो टाइम पीरियड था रिजेक्शन का वो लैप्स कर चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। हो सकता है कि परचेज जो की गई वो रिटर्न कर दी जाए, है ना। तो यहाँ पर जब गुड्स फॉर्मली एक्सेप्ट कर लेता है बायर, ठीक है, या फिर जो टाइम पीरियड था रिजेक्शन का वो आपका खत्म हो गया है, या फिर कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं है लेकिन एक रीजनेबल टाइम खत्म हो चुका है, तभी आप क्या करोगे, तभी यहाँ पर रिकॉग्नाइज करते हो अपने रिवेन्यू को। नेक्स्ट आता है कैश ऑन डिलीवरी सेल्स, ठीक है। तो रिवेन्यू हमारा तभी होगा जब कैश रिसीव कर लेगा सेलर या फिर एजेंट, राइट। बहुत बार क्या होता है कि जब कैश लेने के, कैश आपने डिलीवरी की तो यहाँ पर उसी टाइम पर आपका कस्टमर रिजेक्ट कर दे लेने से गुड्स और आपको कैश भी ना दे, इसीलिए कैश जब रिसीव कर लोगे तभी दिखाओगे। कंसाइनमेंट अगर यहाँ पर जा रहा है तो यहाँ पर गुड्स जब तक कि थर्ड पार्टी को नहीं बेच दी जाती हैं तब तक आप रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करते हो। नेक्स्ट यहाँ पर अगर गारंटीड सेल्स है, ठीक है, कि भाई जो डिलीवरी है वो यहाँ पर कब बन रही है, यहाँ पर वो डिलीवरी आपकी बायर को एक इनफाइनाइट टाइम तक के लिए राइट ऑफ रिटर्न दे रही है। ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा, ऐसी सिचुएशंस में हम किस तरीके से रिकॉग्निशन करें हमारे रिवेन्यू का, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस तरह की कॉन्ट्रैक्ट हमारी है, किस तरह की हमारी एग्रीमेंट है। जैसे कि अगर मान लो रिटेल सेल हमने की है जिसमें कि मनी बैक हमने दिया कि अगर आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो, तो अगर हम यहाँ पर रिकॉग्नाइज करते हैं सेल को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कि बस यहाँ पर हम एक अलग से प्रोविजन ऑन बना लेंगे कि हो सकता है हमारे पास में यहाँ पर रिटर्न्स आ जाएं, तो एक अलग से प्रोविजन भी बना लिया और रिवेन्यू रिकॉग्निशन भी हमने कर लिया। अगर स्पेशल ऑर्डर आ रहा है और शिपमेंट की जा रही है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गुड्स जब तक हमारी मैन्युफैक्चर ना हो जाए तब तक हम यहाँ पर सेल्स को नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर करनी होंगी, आइडेंटिफाई करनी होंगी और ये रेडी होनी चाहिए फॉर डिलीवरी टू द बायर बाय थर्ड पार्टी। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, अगर सेल या रीपर्चेज एग्रीमेंट जो है जहां पर कि आपका सेलर जो है कंकरेंटली अग्री कर रहा है कि वो रीपर्चेज करेगा सेम गुड्स एट अ लेटर डेट, मतलब आज यहाँ पर आपने कुछ गुड्स किसी पर्सन से खरीदी, ठीक है, आपने यहाँ पर गुड्स जब पर्सन से खरीदी तो उन्होंने बोला है कि ये वापस आपसे इन गुड्स को खरीद लेंगे लेकिन किसी और डेट में, जैसे कि गोल्ड में हो सकता है ऐसा, राइट।
तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर हमारी एक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट चल रही है और जो कैश या फिर जो भी हमारी सेल हुई है उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो वापस खरीद लिया जाएगा, तो एक तरीके से फाइनेंसिंग हो रही है, राइट। तो यहाँ पर रिजल्टेंट डिफरेंस जो होगा आपका सेल प्राइस का और रीपर्चेज प्राइस का, ठीक है, उसको हम एक इंटरेस्ट की तरह दिखाएंगे और रिकॉग्नाइज करेंगे टाइम प्रपोर्शन बेसिस के ऊपर, राइट। तो मान लो यहाँ पर आपने गोल्ड खरीदा, ठीक है, जब आपने गोल्ड खरीदा था उस टाइम पर गोल्ड का कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल 99,000 रुपीज था, जब आपने बेचा तो 1 लाख रुपए था। तो ऐसे में वो जो 1,000 रुपए हैं वो आप क्या दिखा रहे हो, आप इंटरेस्ट की तरह दिखाकर टाइम प्रपोर्शन में इसको शो कर दोगे। अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस की बात आ रही है, जैसे हम यहाँ पर सब्सक्रिप्शन सर्विसेज लेते हैं तो रेवेन्यू जो रिसीव हो रहा है या जो बिल बन रहे हैं वो हमारे डेफर हो जाते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पर ओवर टाइम, या फिर जो आइटम्स हैं अगर उनकी डिलीवरी वेरी कर रही है आपके पीरियड टू पीरियड, तो रेवेन्यू हमारा सेल वैल्यू जो है आइटम की जितनी हमारी डिलीवर हो चुकी है अकॉर्डिंगली हम कर कर चलते हैं, राइट। इसको थोड़ा एग्जांपल से समझाती हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। मान लो यहाँ पर आपके पास में, ठीक है, एक आपने यहाँ पर बोला कि भाई मुझे आप 6 महीने तक न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड करना, राइट। अब 6 महीने में 1 महीना आपका कवर हो गया, 2 हो गया, 3 महीने आपके कवर हो गए। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, 3 महीने तक का रिवेन्यू ही रिकॉग्नाइज करोगे, बाकी 3 का नहीं करोगे। अब मान लो यहाँ पर आपका रिवेन्यू जो है वो अब आपने यहाँ पर एक साथ, ठीक है, कोई कमोडिटी परचेज करी जिसका रेट बार बार चेंज होता रहता है और आपने सब्सक्रिप्शन प्राइस पर इसको लिया था, तो अब आपके लिए तो आपने जब यहाँ पर प्राइस पे किया किसी कंपनी को वो तो एक ही प्राइस किया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो टोटल वैल्यू है हमारी सेल्स की और जो टोटल आइटम हमने यहाँ पर बेचे हैं उनको हम कवर करेंगे ओवर द पीरियड, ठीक है। तो हम देख लेंगे कि भाई टोटल वॉल्यूम हमारी कितनी गई है, कितना हमें रेवेन्यू मिला है और टोटल सेल्स वैल्यू हमारी ओवरऑल कितनी रहेगी, अकॉर्डिंगली हम इसे कवर करते हैं। अब इंस्टॉलमेंट सेल्स की बात करें अगर, तो अगर कंसिडरेशन जो है वो रिसीवेबल है इंस्टॉलमेंट्स में, तो रेवेन्यू हम कैसे करेंगे, सेल्स प्राइस जो कि आपका यहाँ पर एक्सक्लूसिव होगा ऑफ इंटरेस्ट। इसको थोड़ा सा ना एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। मान लो एक कंपनी है जिसने अपने कुछ प्रोडक्ट्स को बेचा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्ट ऐसा मानो कि आप यहाँ पर 1100 रुपए के आपके प्रोडक्ट्स थे, जिसमें से 1,000 रुपए जो है वो क्या था, सेल प्राइस था। और यहाँ पर जो आपने 1100 रुपए का प्रोडक्ट बेचा है ये उधार पर बेचा है, क्रेडिट आपने दिया है, तो आप यहाँ पर 100 रुपीज का क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट कंपोनेंट भी लेकर चल रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर पेमेंट अगर आपको मान लो 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिल रही है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका यहाँ पर 1,000 रुपीज है उनको आप क्या करोगे, रिवेन्यू मानकर चलोगे एट द टाइम ऑफ सेल। और जो यहाँ पर आपका 100 रुपीज का डॉलर वाला आपका जो कंपोनेंट इंटरेस्ट वाला, ठीक है, इसको आप क्या कर रहे हो, इसको यहाँ पर आप पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में लेकर चल रहे होगे, ठीक है। तो कि भाई यहाँ पर आपके पास में मान लो 3 महीने बाद पेमेंट आनी है, तो आप क्या करोगे, 33.33 रुपीज हर महीने दिखाओगे। आगे समझ में? तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपना रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो। अब देखो, जब कंसिडरेशन जो है वो आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिलनी है और रिवेन्यू जो है वो एट्रीब्यूटेबल है टू द सेल प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट भी आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको डेट ऑफ सेल में रिकॉग्नाइज करना है और जो इंटरेस्ट एलिमेंट है वो जो 100 रुपए है इसको आप रिवेन्यू दिखाओगे proportionate to the unpaid balance due to the seller, इसको इंस्टॉलमेंट्स में आप दिखा रहे होगे, ठीक है। अब आ जाओ सर्विसेज के ऊपर। तो पहला है आपका इंस्टॉलेशन फीस। अब जब आपके पास में इंस्टॉलेशन फीस जो है वो कैसी है, अदर देन इंसिडेंटल टू द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब जब आपका यहाँ पर सेल हो रहा है किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, तो रिवेन्यू आप कब रिकॉग्नाइज कर रहे हो, जब इक्विपमेंट आपका अच्छे से इंस्टॉल हो गया है और कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया। मान लो यहाँ पर आपने किसी को कोई गुड्स भेजे, ठीक है, या फिर यहाँ पर कोई मशीनरी वगैरह आपने लगवानी थी, तो उसका इंस्टॉलेशन में अब लग रहा है अच्छा खासा टाइम, यहाँ पर बड़े बड़े इंजीनियर्स वगैरह को आपको बुलाकर इसको करवाना होगा।
तो अब इसमें पूरा का पूरा लेंथी प्रोसेस है, तो जब तक आपका इंस्टॉलेशन ना हो जाए और कस्टमर एक्सेप्ट ना कर ले, तब तक आप रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी कमीशन। यहाँ पर क्या होगा, मान लो आपने किसी एजेंसी से बोला कि भाई हमारे लिए यहाँ पर आप सर्विसेज प्रोवाइड करना, एडवर्टीजमेंट कर दो, ठीक है। अब जैसे ही आपके लिए जो एडवर्टीजमेंट था वो पब्लिक ने देखना शुरू कर दिया, मान लो यहाँ पर इंस्टाग्राम पर एड्स आने शुरू हो गए, या फिर आपका ऐसा मान लो कि आपके एड्स जो है वो टीवी वगैरह में आने लग गए, पब्लिक के सामने आ गए, तो तुरंत यहाँ पर ये जो एजेंसी होगी वो अपना रेवेन्यू शो कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिक के सामने जैसे ही आपका कमर्शियल जो भी है एडवर्टीजमेंट वो अपीयर होगा, तुरंत यहाँ पर हम इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है। जबकि अगर बात करें किसी प्रोडक्शन कमीशन की, तो ऐसी सिचुएशन में आपका थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर क्या होगा, अब मान लो यहाँ पर जो एजेंसी है, ठीक है, एजेंसी ने काम दिया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, या 4-5 एक्टर्स वगैरह को बुलवाया, उनसे पूरा प्रोडक्शन करवाया, तो जैसे ही यहाँ पर उनकी तरफ से प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है, तो ये जो एक्टर्स हैं या जो एजेंसी से इन्होंने ये पूरा फिल्म करवाई है, ये आपको ये लोग रिकॉग्नाइज करेंगे अपना रिवेन्यू जैसे ही इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। दो पार्ट्स हैं, एक है कि यहाँ पर आपका एड जो है वो टीवी पर आ गया, अगर टीवी पर आ गया या लोगों के सामने आ गया तो ही रिकॉग्नाइज करोगे रेवेन्यू। और एक पार्ट है कि जिन लोगों ने इसको एडवर्टीजमेंट को फिल्म किया है, प्रोडक्शन हुआ है, वो यहाँ पर जैसी कोई मूवी है ना, अगर कोई मूवी पूरी की पूरी बन गई, तुरंत यहाँ पर वो अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज कब करते हैं ये लोग, जैसे ही रिन्यूअल डेट्स आपकी आ जाती हैं पॉलिसीज की, या फिर इफेक्टिव कमेंसमेंट हो जाता है, ठीक। एडमिशन फीस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर रिवेन्यू अगर आर्टिस्टिक परफॉर्मेंसेस, बैंक्वेट से या फिर अदर स्पेशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, तो जैसे ही इवेंट आपका होगा, तुरंत यहाँ पर रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे। अगर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है कि भाई 10-20 इवेंट्स होंगे, एक इवेंट मैनेजमेंट कमिटी ने आपसे सब्सक्रिप्शन लिया, तो फी क्या होगी, हर एक इवेंट के लिए सिस्टमैटिक बेसिस पर और रैशनल बेसिस पर अलोकेट की जाएगी कि भाई एक इवेंट हो गया इतना रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, दूसरा हो गया इतना रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक। ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें, तो रिवेन्यू जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका रिकॉग्नाइज होगा कि भाई इतने महीने पढ़ाया, इतने महीने आप इसको रिकॉग्नाइज करोगे रिवेन्यू को। एंट्रेंस और मेंबरशिप फीस जो होती हैं, तो यहाँ पर अब आपके पास में किस तरह का नेचर ऑफ सर्विस है, कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, अकॉर्डिंगली रिवेन्यू रिकॉग्निशन किया जाता है। एंट्रेंस फी जो है वो जनरली हम कैपिटलाइज कर देते हैं। अगर मेंबर फी जो है वो यहाँ पर परमिट कर रहा है कि केवल मेंबर्स जो हैं और जो अदर सर्विसेज हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपको अलग से पे करने हैं, और मेंबरशिप फीस आपकी अलग जाएगी। मतलब हम आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए माइट भी कुछ डिस्काउंट वगैरह दे दें, लेकिन आपको मेंबरशिप अलग से फी पे करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर रिवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब आपको फी मिल चुकी है, या फिर मान लो एक सेपरेट एनुअल सब्सक्रिप्शन है, तो फी जो है वो आपकी तभी रिकॉग्नाइज होगी जब आपने उसे क्या किया है, रिसीव कर लिया। अगर मेंबरशिप फी जो है वो यहाँ पर एंटाइटल कर रही है कि भाई कुछ सर्विसेज या पब्लिकेशंस मिल जाएंगे जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, तो यहाँ पर सिस्टमैटिक या रैशनल बेसिस पर हम इसे लेकर जाते हैं टाइमिंग और नेचर के अकॉर्डिंग, राइट। एक होता है जैसे आपने यहाँ पर शॉपर्स स्टॉप से कुछ सामान वगैरह खरीदना है, ठीक है, अब आपने उनके कार्ड की मेंबरशिप ली, तो जब मेंबरशिप फी आप पे कर दोगे तब उन्हें शो करना है, और गुड्स का जो है वो अलग से दिखाएंगे। एक है कि आपने यहाँ पर कोई मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लिया है और वो मैगजीन आपके पास हर महीने आएगी, तो हर महीने के हिसाब से वो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। आगे समझ में, तो इसी के साथ में हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। गाइज अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब बात कर लेते हैं हमारे कुछ कोर्सेज की जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम आपको पीएफआरडीए और आईएफएससीए का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, कॉम्बो कोर्स रहेगा। तो आपके पीएफआरडीए के यहाँ पर फेज 1 पेपर 2, फेज 2 पेपर 1 एंड 2 का कंप्लीट सिलेबस कवरेज हो रहा है, और आईएफएससीए का भी। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, आईएफएससीए के एक्ट्स, गिफ्ट सिटी, कॉमर्स, कॉस्टिंग, इन सब के नोट्स आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का गाइडेंस आपको दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे प्रीसी कॉम्प्रिहेंशन आप लोग यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, आप सोल्यूशन लिखोगे, हम रिव्यू करेंगे।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, स्ट्रेटेजी गाइडेंस सेशंस आपके रहेंगे, 5 मॉक टेस्ट आपके फेज 1 पेपर 2, 5 मॉक टेस्ट आपके फेज 2 पेपर 1 के लिए भी दोनों एग्जाम्स के हम प्रोवाइड करेंगे। अगर सेबी ग्रेड ए का कोर्स खरीदना है तो वो भी हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज नोट्स आपके रहते हैं, रिवीजन शीट्स रहती हैं, 5 मॉक टेस्ट आपके फेज 2 के लिए रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, 5 मॉक टेस्ट आपके फेज 1 के लिए भी हम प्रोवाइड करते हैं। कॉम्बो कोर्सेज की बात करें तो सेबी ग्रेड ए और पीएफआरडीए ग्रेड ए में यहाँ पर आपको 5 मॉक टेस्ट फेज 1 पेपर 2, 5 मॉक टेस्ट फेज 2 पेपर 1 के, पेंशन सेक्टर के यहाँ पर नोट्स, टॉपिक वाइज नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं सभी सब्जेक्ट्स के। इसके अलावा आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी की, तो 10 फेज 1 जीए मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, 5 ईएसआई के आपके फेज 2 ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव, 5 एफएम के फेज 2 ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, 5 इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव और मॉक टेस्ट, ऑल्टरनेट डे डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस। सभी डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिसेस में हम आपको 1-to-1 सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट डे वाले में भी हम आपको यहाँ पर सॉल्यूशंस ना ही केवल प्रोवाइड करेंगे, रेदर आपके आंसर्स को भी रिव्यू करेंगे ताकि आप यहाँ पर आंसर राइटिंग स्किल में बहुत बेटर हो जाओ। करंट अफेयर्स कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन प्रोवाइड करेंगे, पीआईबी और आरबीआई से भी सर्कुलर मैगजीन्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, 150 एमसीक्यूज यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स के बेसिस पर मिलते हैं हर महीने के लिए। तो जो बेस्ट यहाँ पर करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर हम आपको 150 एमसीक्यूज देते हैं। एडिटोरियल एज में हम आपको मंथली रिव्यू और एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं एडिटोरियल सेक्शन की, ऑल्टरनेट डे डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। कोर्सेज के प्राइसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर आरपीए वेबसाइट हमारी जो है वो भी अभी स्टार्ट हो गई है, अलोंग विद दैट आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। थैंक यू सो मच।